ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। आप बिहार पर गर्व करने की बात कैसे कहते हैं जब वहाँ गरीबी है, लोगों का जीवन स्तर नीचे है, उसे उठाने की कोई प्लानिंग नहीं है, कोशिश नहीं है, सोच नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं, तो फिर किस बात का गर्व? ये समस्या का समाधान तो पॉलिटिक्स कर सकता है, जिसके पास पावर है। इससे ऐसा लगता है कि जो गरीबी की समस्या बिहार पे है, बिहार में जो गरीबी की चादर चढ़ी हुई है, उसे वहाँ से हटाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, और बिहार जो है गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए ग्रस्त रहेगा। जितना है उतना बहुत है, इसी में सुख कर। बिहार सेन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत शर्मा आज आपको बिहार लिए चलता हूँ और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की समस्याओं और वहाँ की और दूसरी चीज़ों को और दूसरी जानकारियों को आप तक लेकर आता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम बिहार पर चर्चा आरंभ करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने बिहार सेन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि इस चैनल पर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो उसे लाइक भी करें। आइए चलते हैं बिहार। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार गरीबी संघर्ष समस्या के लेखक डॉक्टर NP सेन। डॉक्टर सेन, ऐसा माना जाता है कि हम अपनी मातृभूमि को, जहाँ हमने जन्म लिया होता है, उसको इसलिए प्यार करते हैं, उसको इसलिए सम्मान देते हैं कि हमने वहाँ जन्म लिया है, हम वहाँ पैदा हुए हैं। आप कहते हैं कि बिहार मेरे दिल में बसता है, मुझे गर्व है, मैं बिहारी हूँ। क्या बिहार पर आपको गर्व इसलिए है कि आप वहाँ पैदा हुए या कोई और भी कारण है? श्रीकांत शर्मा जी, आपका इंट्रोड्यूस करने के लिए धन्यवाद। मैं बिहारी हूँ, बिहार होने का गर्व है, लेकिन बिहार का इतिहास देखें तो बिहार का भूगोल बदलता रहा है। अभी बिहार का भूगोल जो है वो नेपाल के बॉर्डर से शुरू होकर झारखंड के बॉर्डर पर ख़त्म हो जाता है। कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं, 20-25 साल पहले झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था। यदि 50 साल और पीछे चले जाए तो उड़ीसा भी बिहार का पार्ट होता था, और उसके पहले भी आप 30-40 साल जाएं तो पूरा बिहार और उड़ीसा बंगाल का पार्ट हुआ करता था। तो बिहार और बिहार बंगाल, ये यदि आप 11वीं सदी में चले जाएं तो यूपी में एक जगह है रायपुर, रामपुर के जो जगह है, वहाँ से कंट्रोल होता था। तो ये बिहार की ज्योग्राफी तो बदलती रहती है। तो मैं बिहारी हूँ, किस दिन का बिहारी हूँ मेरे समझ में वो नहीं आता। मैं बिहार के इतिहास पर गौरव है। बिहार का इतिहास वो इतिहास है जब मगध था, और ये मगध आज नहीं आया। ये मगध द्वापर में भी था, ये मगध त्रेता में भी था, ये मगध सतयुग में भी था। अब जैसे लास्ट लीजिए तो ये कलयुग आने से पहले द्वापर में रियल पांडव का साम्राज्य जो था वो तो मगध में था, क्योंकि जरासंध को मार करके पांडवों को सम्राट मिला था। और वहीं पर अर्जुन की शादी कृष्ण जी की बहन सुभद्रा से हुई थी। तो अर्जुन, कृष्ण जी जो भगवान हैं, वो बार बार मगध आते रहते थे अपने बहन से मिलने और उनका वो संबंध था।
तो द्वापर में तो क्लियर है कि मगध का क्या इम्पोर्टेंस था। आप उससे पहले त्रेता में चले जाएं तो राम जी का जन्म बिहार में नहीं हुआ था, मगध में नहीं हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा विश्वमित्र जी ने ला करके बक्सर में, वो जो एक उस समय बिहार में दानवों का राज हुआ करता था, एक तारका करके दावनी थी जिसका राज था, और उसके राज से लोग परेशान थे, इसलिए विश्वामित्र ने राम जी और लक्ष्मण को दशरथ से ला करके शिक्षा दीक्षा देने के लिए लाए थे बक्सर में, और वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। दैट मीन्स कि त्रेता में भी बिहार इम्पोर्टेंट था शिक्षा दीक्षा और अपनी इम्पोर्टेंस का। सतयुग में जाएं तो लोग बोलते हैं कि विष्णु भगवान खुद ही गज को, ग्राह को मारने के लिए आए थे सोनपुर में जो उसके पास है। और भी पीछे चले जाएं तो गौतम ऋषि और अहल्या, इतनी सुंदर स्त्री थी जिसको इंद्र को अप्सराओं से ज़्यादा सुंदर तो बिहारी होते थे। तो वो कहें तो ये जो इतिहास है उस इतिहास पर हमको गर्व है। आज के बिहार पर उतना गर्व नहीं है। लोग बिहारी बोलना और सुनना गाली समझते हैं, लेकिन मुझको वो गाली नहीं लगता है, क्योंकि मैं बिहार को मगध समझता हूँ, बिहार नहीं समझता हूँ, और मगध उस पीरियड का समझता हूँ। और इसी मगध में यदि आप कलियुग में आ जाएं तो बुद्धा थे, चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, अशोक थे, वात्स्यायन थे, और नज़दीक आ जाएं तो शेरशाह सूरी का ही नाम देख लीजिए। शेरशाह सूरी हिंदू नहीं था, लेकिन मुझे उस पर गर्व है। उसने कुल 5 साल राज किया है हिंदुस्तान में, 1500 से लेकर 1505 तक। उसने जीटी रोड बना दिया पेशावर से लेकर कलकत्ता तक 5 साल के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के इंडिपेंडेंस के बाद 50 साल में इतना बड़ा रोड बनाओ, जबकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, नदी पार करने का पुल नहीं था, लेकिन नदी पार करने के लिए उसने नाव बना दिया, जिस पर पोस्टल सिस्टम चालू कर दिया कि घोड़ा पर पोस्ट लेके जाएगा। पोस्टल सिस्टम आज के डेट पर भी ठीक नहीं चल रहा है, आजकल तो पोस्टल सिस्टम कोलैप्स कर गया। डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि बिहार जो पहले था, आपका जो गर्व बिहार पर है उसकी संस्कृति की वजह से, उसके इतिहास की वजह से आपने ऐसा बोला कि वो उस वजह से है जी। और ये जो पुस्तक है बिहार गरीबी संघर्ष समस्या जो आपने लिखी, तो आज की जो समस्याएं हैं बिहार की, अगर हम उनकी बात करते हैं तो क्या क्या समस्याओं का आपने आइडेंटिफिकेशन किया है, क्या क्या किन किन समस्याओं को आपने आइडेंटिफाई किया है जिससे कि उनके समाधान खोजे जा सके? श्रीकांत जी, हमने जब अभी कुछ दिन पहले देखा कि 28 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी हिंदुस्तान में, इस 28 में पर कैपिटा इनकम के लिस्ट में बिहार सबसे नीचे था, जो 2018 में नहीं था। 2018 में बिहार नीचे से 5वें स्थान ऊपर था, जो कि 2025 में सबसे नीचे चला गया। तो मैं बिहारी होते हुए, मेरे दोस्त हैं, मैंने स्कूल में बिहार में पढ़ा, कॉलेज बिहार में पढ़ा, काम किया है बिहार में टेलीकॉम सर्विस के लिए, ताकि हमको सबसे परिचय हुआ। तो मुझे ये दिल में आया कि भाई एक हम गरीब थे नहीं, हो रहे हैं या होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये सोचने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा। और कोई भी समस्या का समाधान होने से पहले समस्या क्या है वो पता लगना चाहिए। आपने जो अपनी पुस्तक में बिहार गरीबी संघर्ष और समस्या में लो पर कैपिटा इनकम लिस्ट जो बनाई है, उस टेबल में बिहार को हम देखें कि सबसे ऊपर रखा है गरीबी की रेखा में, और उसके बाद अगली टेबल में आपने अपनी पुस्तक में डेंसिटी और शिक्षा का जिक्र किया है। तो क्या गरीबी का संबंध सीधा सीधा डेंसिटी से है, पॉपुलेशन से है, शिक्षा से है, और लोगों को जो सुख सुविधाएं मिलेंगी
वो उनके संघर्ष से है। आप कैसा इन सबको देखते हैं? श्रीकांत जी, मैं एक इंजीनियर था जो बाद में मैनेजमेंट किया और बाद में सोशियोलॉजी में पीएचडी की। मेरी सोचने की शक्ति मैथमेटिकल है। तो हमारे दिमाग में पहले आया कि गरीबी का समस्या क्या है, क्यों गरीब हैं हम। इसके लिए एक समस्या नहीं है, कई समस्या हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो मुझे पहला चीज समझ में आया कि कारण को आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या कारण है कि जिससे हम गरीब हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के कारण में जब गए तो मुझे कई कारण दिखे कि ये कारण हो सकता है कि एज ए ऑडियंस आपको लगे कि ये किसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो आई विल वेलकम फ्रॉम द ऑडियंस टू कमेंट कि जो सजेस्ट करते हैं कि कुछ और कारण है। और यदि कारण आपको मिल गया कि ये 10 कारण हैं जिसके वजह से बिहार में गरीबी है, तो कौन सा कारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कारण कम इम्पोर्टेंट है, माने उसकी क्वांटिफिकेशन करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने क्या किया कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कंपेयर किया बाकी स्टेट के पर कैपिटा इनकम से। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं टेबल 2 में और टेबल 3 में, ये टेबल में बेसिकली पर कैपिटा इनकम डिफरेंट स्टेट के कंपेयर किए हुए हैं। आप टेबल 2 में जैसे देखें तो हमने कंपेयर किया, जैसे पहले हमको लगा कि पर कैपिटा इनकम में तो 2 फैक्टर हैं, इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का क्या असर है? तो पॉपुलेशन का असर जो बिहार के पॉपुलेशन मतलब 1000 आदमी है, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, तो 1000 आदमी है। लेकिन सवाल उठता है कि पर किलोमीटर कितने आदमी है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, और इसका असर हो रहा है। क्योंकि आदमी की गणना से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक कितने क्षेत्रफल में ये इतने आदमी हैं, तो हमने देखा कि यदि पर किलोमीटर आप स्टडी करें तो देखें बिहार में, इसी लिस्ट में देखेंगे आप, तो बिहार में 1106 पर आदमी है पर स्क्वायर किलोमीटर। ये 1106 1106 जी। जबकि नेक्स्ट जहाँ पर किलोमीटर है वो नेक्स्ट बिगेस्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल, जहाँ 1000 है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो केरला है, जहाँ 880 है। तो मैंने देखा कि बिहार का पर कैपिटा इनकम वेस्ट बंगाल के पर कैपिटा इनकम जो करीब करीब बराबर है, उनका 1000 है, हमारा 1100 है, लेकिन उनका पर कैपिटा इनकम बिहार से 1.5 गुना है। और वो जब केरला में जाए तो केरला का 880 है, लेकिन उनका पर कैपिटा इनकम बिहार से 3 गुना है। ये टॉप 3 स्टेट ले लीजिए, 4 स्टेट ले लीजिए, ये दिखाया हुआ है इसी टेबल 2 के नीचे के पार्ट में कि ये जो स्टेट्स हैं इनके पर कैपिटा इनकम कितना है और इनका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो इससे एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का असर तो है, लेकिन उसका सॉल्यूशन लोगों ने, स्टेट ने ढूंढ रखा। तो जो स्टेट वेस्ट बंगाल ने ढूंढा, हो सकता है तो वेस्ट बंगाल को लकीली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा था, चूँकि अंग्रेज़ों ने आकर के उसको बनाया, इसलिए उसका असर पॉपुलेशन डेंसिटी पर नहीं पड़ा। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी का असर तो पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके खाने पीने की सारी चीज़ें तो ज़मीन से उपज रही हैं। यदि ज़मीन ही आपकी कम है तो खाने पीने की चीज़ें की उपज कम हो जाएगी, तो गरीबी तो आएगी, कि जब खाने की कमी हो जाएगी तो गरीबी तो आएगी। तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी पर। तो ये हमने एक फैक्टर लिया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसका असर तो है। अब सवाल उठता है कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, दूसरा है फर्टिलिटी रेट, माने पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, जमीन तो जितना है उतना ही है और उतना ही रहेगा जब तक कि आप कंकर करके कुछ और कंट्री नहीं जो हिंदुस्तान करेगा नहीं। तो जमीन जब उतना ही है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है तो और गरीब होते जाएंगे आप।
तो फर्टिलिटी रेट क्या है? तब हमने फर्टिलिटी रेट को स्टडी किया कि किस स्टेट का फर्टिलिटी रेट कितना है। अब जैसे आदमी है, हस्बैंड वाइफ मिल करके 2 आदमी हैं, हम यदि 2 बच्चे पैदा करते हैं तो क्या होगा? हम मर जाएंगे तो 2 ही तो रहेंगे। दैट मीन्स कि जितना पॉपुलेशन आज है, आज से 30 साल 50 साल के बाद भी उतना ही पॉसिबल है। लेकिन हम मिल करके यदि 2 की जगह 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन डेंसिटी घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, अमीरी गरीबी एक का प्रदेश जो है वो उसका पर कैपिटा इनकम जो है उस देश के निवासियों का ज़्यादा है और बिहार का कम है, तो इसका कुछ संबंध शिक्षा से भी है? जी हाँ, हमने इस किताब में जो पुस्तक है आपके पास, बिहार गरीबी संघर्ष और समस्या, इस किताब के कई चैप्टर्स हैं। वो कई चैप्टर्स में शिक्षा पर भी मैंने स्टडी किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी स्टडी किया है, अर्बनाइजेशन पर भी स्टडी किया है, एग्रीकल्चर पर भी किया है, एनिमल हस्बेंड्री पर भी किया है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर में स्टडी किया, जो मैं आपको आगे चैप्टर में चलूँगा। अभी तो हम स्टडी पर डिपेंड कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड जो जगह है वो कितनी, पहला फैक्टर करें। इस फैक्टर के बाद बाकी भी फैक्टर है, फिर हम एग्जामिन करेंगे जब समस्या का समाधान आने की बात करें, जो दूसरी किताब है जो अभी छप रही है, उस समाधान में जाएंगे तो हम हर के हिसाब से समाधान, क्योंकि नॉर्मली भगवान ने जहाँ समस्या दिया है वहीं समाधान दिया है। समस्या के अंदर ही समाधान आपको दिखेगा। लेकिन पहले समस्या की तो बात कर लें। हाँ, कि पहले समस्या तो पता लगे कि रियली समस्या क्या है। यदि रियली समस्या आपको पता लग गया और उसको आप ध्यान से सोचेंगे तो समाधान मिल जाएगा। लेकिन हमारी पहली किताब है कि हम लोग जितने ऑडियंस हैं मिल करके डिसाइड करें कि यही समस्या है कि इसके अलावा भी कोई समस्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये समस्या यदि 10 समस्या हमने डिफाइन किया है, आइडेंटिफाई किया है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एंड क्या बोलते हैं उसको, एंड जीव जंतु को पालना, जिसको बोलते हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग। इन सबों के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हमने बनाए हैं जो हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन आज के डेट में यदि इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो 2 फैक्टर इम्पॉर्टेंट है कि डेंसिटी और दूसरा फर्टिलिटी रेट। और ये आप यदि इसके टेबल 3 देखेंगे, इसी बुक के टेबल 3 में क्लियरली दिखता है कि जहाँ 3 है फर्टिलिटी रेट, 2 से 3 है, 2 से कम वाले जो हैं उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। 2 से जब ज़्यादा है फर्टिलिटी रेट, 3 पर जब आते हैं, बिहार का 3 है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है और सबसे कम पर कैपिटा इनकम है। दैट मीन्स फर्टिलिटी रेट का सीधा असर पड़ता है आपके इनकम पर। तब मैंने वो ज़्यादा गए हैं कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा क्यों है। मैं बिहार में रहा हूँ और बिहार के नॉर्थ बिहार में मैं 3 साल टेलीकम्युनिकेशन में काम करता था, तो मुझको अपने कस्टमर से मिलने का मौका मिलता था। टेलीग्राफ का मैं इंचार्ज था, तो गरीबों से भी मिलने का मौका मिलता था, रिच आदमी से भी बात करने का मौका मिलता था। तो बहुत सी औरतें ज़्यादा फर्टाइल हैं इसलिए नहीं कि वो चाहती हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करना, लेकिन यदि मोर्टिलिटी है ज़्यादा है, यदि 4 बच्चा पैदा करेंगे 2 मर जाएगा तो 2 तो बचेगा कम से कम। तो उनकी बेसिकली 4 बच्चे वो पैदा करती हैं कि उनको पता नहीं कि इसमें से कितना जिंदा रहेगा कितने। आप देखेंगे बिहार में बहुत लोगों का नाम फेंकू राम है, वो इसलिए कि बच्चे को फेंकू कर देते हैं ताकि वो हो सकता है जी जाए इसी वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब, आप सारा जोर गरीबी को लेकर फर्टिलिटी रेट पर बता रहे हैं जी। तो क्या एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन और शिक्षा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब का क्या कोई प्रभाव नहीं है? जी हाँ, मैंने दूसरे चैप्टर में लिया है। आपका यदि देखें दूसरा चैप्टर मेरा, तो दूसरे चैप्टर में हमारा जो है
वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लिटरेसी एंड एजुकेशन है। तो मैंने स्टडी करने की कोशिश किया कि लिटरेसी एंड एजुकेशन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो मैंने वो स्टडी करके देखा, आप देखेंगे कि उसका टेबल जो है वो उसी के टेबल नंबर 2.3 जो टेबल है, उस टेबल में मैंने प्लॉट किया है कि जो बिहार की लिटरेसी है वो करीब 62-63% है। 62-63% आदमी लिटरेट है। तो लिटरेट होने का मतलब है लिखना और पढ़ना, इसमें बात करना नहीं आता। मैंने आप हो सकता है कि अपनी बात बोल करके दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाए, वो लिटरेसी का पार्ट नहीं है। लिटरेसी के बाद जब एजुकेशन, जब आप देखेंगे इस चार्ट को, इस चार्ट में देखेंगे कि 60 से 70 के अंदर ये 4 स्टेट हैं जो 60 से 70 के अंदर है। ये चारों स्टेट में लिटरेसी करीब करीब बराबर ही है। किसी का 65 है, किसी 66 है, किसी 67 है, फिर भी पर कैपिटा इनकम में आसमान जमीन का अंतर है। दैट मीन्स लिटरेसी का असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाएं तो आप क्लियरली देखेंगे कि बिहार में 11% लोग ग्रेजुएट हैं, जबकि इन्हीं सब जिसकी लिटरेसी कम है लेकिन उसकी ग्रेजुएशन की संख्या 20% और उनकी बढ़ जाती है। दैट मीन्स ग्रेजुएशन का असर है और लिटरेसी का असर नहीं है। अब वो ग्रेजुएशन क्यों है नहीं है, वो समस्या के समाधान में हमने कवर किया है या करेंगे। लेकिन अभी इतना तो एस्टैब्लिश हमारे हिसाब से लगता है कि ग्रेजुएशन का असर है, और बिहार में ग्रेजुएशन का लेवल बाकी सब स्टेट से कम है। वहाँ 11% ही आदमी ग्रेजुएट है, जबकि ये सारे स्टेट का जब देख लें, ये टेबुलेटेड है उसके हिसाब से। लेकिन दूसरे राज्यों ने जी जहाँ के निवासी जो हैं वो उनका जीवन स्तर भी ऊंचा है, उनकी पर कैपिटा इनकम भी जो है ज़्यादा है जी, टेक्नोलॉजी का बहुत लाभ उठाया है। और गरीबी दूर करने में क्या टेक्नोलॉजी सहायक नहीं है? टेक्नोलॉजी आता है आपके एजुकेशन से, तो बेसिकली एजुकेशन वहीं अंतर कर रहा है। और टाइप ऑफ एजुकेशन, माने आप पढ़ा क्या रहे हैं। बाबर का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा हुमायूं था, और ये जब आप पढ़ा रहे हैं, क्या उससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? सवाल ये नहीं है। सवाल उठता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू करी जो अंग्रेजों ने शुरू करी थी, उससे पहले भी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम था। लेकिन मैं तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आप जो है, जैसे आपने कहा लिखना और पढ़ना, वो लिटरेसी है, तो क्या टेक्नोलॉजी का बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके वहाँ की गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे साइकिल देख लीजिए, साइकिल तो पहले नहीं था, अंग्रेजों ने लाया था। साइकिल में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले साइकिल में टायर ट्यूब नहीं होते थे, बाद में टायर ट्यूब हो गए, साइकिल के स्पोक्स हो गए। ये 100 साल के अंदर जब साइकिल का इन्वेंशन हुआ, ये मेरी मुजफ्फरपुर की किताब में ये दी हुई है, जो दूसरी किताब मेरी मुजफ्फरपुर के डेवलपमेंट में है, कि टेक्नोलॉजी में एक है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। माने साइकिल आ गया तो आप साइकिल चलाना नहीं सीखोगे, तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की बात है। तो सवाल उठता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो तब होगा ना जब आप टेक्नोलॉजी समझेंगे। टेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज की ये टेक्नोलॉजी बदल गया एक चीज़ है, और उस नॉलेज को हम अडॉप्ट कर लें वो दूसरी चीज़ है। जैसे आपने सुना होगा कि भाखड़ा नंगल डैम जब बना था तो कृषि को सिंचाई के लिए पानी आ रही थी, तो उसका पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा बन गया, ये पानी तो बेकार है कि इससे बिजली निकाली हुई है। जो बारिश का पानी आता है वो बिजली के साथ आता है, और इससे लोगों ने एग्रीकल्चर में वो पानी जो आ रहा है उस पानी को इस्तेमाल करना पंजाबों में लोगों ने कम कर दिया, तो उसमें से बिजली निकाल ली। उसमें से बिजली निकाल ली। बगैर बिजली का पानी है, बगैर बिजली का पानी है। इसमें एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है हाँ।
कि जिससे हमारे एग्रीकल्चर का फसल हो। एग्रीकल्चर हो। हाँ, तो ये क्या हुआ कि यदि कोई आदमी अपोजिट में आके बोला कि ये पानी में से तो बिजली निकाल ली है, तो आप पानी का इस्तेमाल करना बंद कर दें, वो आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है और आपकी शक्ति पर डिपेंड करता है, जिस शक्ति को सोशल लैंग्वेज में बोलते हैं स्किल डेवलप। स्किल माने सोशल लैग इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जिसका 11% एजुकेटेड आदमी है, बाकी 90% तो एजुकेटेड नहीं है। तो एक कॉमन एजुकेशन लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है 100% आदमी का, और एक दूसरा सोसाइटी स्टेट है जहाँ पर 50% आदमी एजुकेटेड है, 50% जो नहीं एजुकेटेड है उनको इस 50% का असर पड़ रहा है, इसलिए उनका भी लेवल ऊपर हो रहा है। तो हो रहा है इसको सोशल लैग जो है, सोशल लैग इज कि कलेक्टिव नॉलेज ऑफ द सोसाइटी ऑफ एवरीबडी। यदि कलेक्टिव नॉलेज ऑफ सोसाइटी नॉट नॉलेज, नॉट राइटिंग एंड रीडिंग, नॉट इवन रीडिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी, यदि टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। जैसे हल की टेक्नोलॉजी आया, आप जाएं तो त्रेता में हल का कहीं वर्णन नहीं है, जबकि द्वापर में हलधर का वर्णन हर जगह है। दैट मीन्स कि त्रेता में फल फूल कंदमूल वॉज गुड एनफ फॉर ईटिंग, उसके लिए एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं थी, लेकिन एग्रीकल्चर की जरूरत द्वापर में आके पड़ गई, इसलिए हल की जरूरत पड़ी, क्योंकि हल से एग्रीकल्चर बढ़ता है। मिट्टी को आप ऊपर नीचे कर दें तो उसकी फसल बढ़ जाती है। ये चीज़ त्रेता में नहीं मालूम था लोगों को, ये द्वापर में मालूम हुआ। और यहाँ पर जब आया तो हमारे पास यदि आया तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आ गई ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर से ज़्यादा मिट्टी नीचे से ऊपर हो रही है तो उसका असर ज़्यादा पड़ रहा है। बैल से यदि आप करते हैं तो कम मिट्टी नीचे से ऊपर हो रही है। मान लेते हैं इस बात को कि शिक्षा से हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अच्छे ढंग से उपयोग कर पाएंगे, लेकिन वहाँ बिहार में खेती को अगर हम देखें तो ज़मीन तो बहुत है, तो ज़मीन के उपयोग में भी हो सकता है। वहाँ खनिज भी हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पूरी संभावनाएं हैं। अर्बनाइजेशन वहाँ यदि शहरीकरण किया जाए, अर्बनाइजेशन किया जाए तो उसकी भी सारी संभावनाएं हैं। ये मैंने चैप्टर 4 में डिस्कस किया है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग। देखिए क्या हो रहा है कि ज़मीन जो है पर हेड या पर फार्म, एक आदमी का फार्म है, उस फार्म की ज़मीन की जो जितने लोग, पहले तो फार्मिंग ज़मीन वाले लोग ही कम है, सिर्फ 20% ही आदमी के पास पूरी टोटल 80% ज़मीन है, और उनके पास जो ज़मीन है वो ज़मीन का फार्म जो है वो भी कम है एवरेज। तो 25% ऑफ ए हेक्टर, दैट मीन्स 1 बीघा करीब करीब। 1 बीघा ज़मीन यदि आपके पास है तो उसमें क्या उपजाएंगे और कितना उपजाएंगे वो आप जैसे देखें तो ये हमने कंपेयर किया है कि ज़मीन पर फार्म बिहार का कितना है और दूसरे जगह का कहाँ है। तो सबसे कम बिहार का है, सबसे कम केरला का है, बिहार का सबसे कम नहीं है। केरला का 2 से कम है, 0.2 20% से कम है। बिहार का करीब 24% है। 24% आपका हर 24% ऑफ ए हेक्टर। केरला ने उस ज़मीन का इस्तेमाल किया कोकोनट इस्तेमाल करके। कोकोनट यदि आप पौधा लगा दें तो उस ज़मीन में 20 कोकोनट का पौधा तो आराम से लग जाता है। अब 20 पौधे गुड इनफ हैं उसकी इनकम कि आपके फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। बिहार में क्या कर रहा है कि आप उस ज़मीन में चावल और धान लगा रहे हैं, वो तो आपके घर के खर्चे कभी नहीं निकलता है। तो सवाल उठता है कि जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन में क्या उपजाया जाए जिससे आपका खर्चा चलेगा, इसकी सोच नहीं है। तो प्लानिंग की कमी है। अगर सोच नहीं है इसका मतलब तो ये हुआ कि बिहार में जनता के लिए जो योजनाएं बन रही हैं या बनी हैं वो ठीक से नहीं बनी।
मैं अभी तो ऐसा ही कहूँगा कि जनता से पहले, जैसे एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। आविष्कार तो तब होगा ना जब आवश्यकता हो। तो लोगों को जो माइंडसेट है वो संतोषम परम सुखम है, जितना है उसमें खुश रहो। ये शायद बुद्धा ने कहा था। नहीं, ये हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म। बुद्धा ने तो कहा कि इच्छा ही मार दो। संतोषम परम सुखम तो हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में कृष्ण जी ने कहा कि आप अपना काम करो, गीता में तो यही कहा हुआ है, फल की इच्छा मत रखो। तो क्या हुआ, सोमनाथ में अटैक हुआ, आपने काम किया, लड़ लिया, 17 बार उसको बाहर भेज दिया, 18वां बार आया और वो मार करके आपको बाहर भगा दिया। भाई फल की इच्छा मत रखो, मतलब उसको मारो ना। आपको 11वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का आपको जला दिया, आप आराम से देखते रहे। ये तो थैंक्स टू नीतीश कुमार जी जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं कि उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को दोबारा बना दिया। 900 साल लग गए। 11वीं सदी में बख्तियार खिजली था। बख्तियार खिजली राजा भी नहीं था, वो राजा का एक सिपा सलाह था। वो आया और उसने बिहार को पूरा कंकर कर लिया, वेस्ट बंगाल कंकर कर लिया और राज करने लगा और जलाया। और इंसिडेंटली किसी आदमी ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि वो बिहार बुद्धिज्म, सब लोग बुद्धिज्म थे। एक गाल पर मारो तो बोल देंगे दूसरे गाल में मार लो, वो खुद ही सुधर जाएगा। कोई आदमी उसको रोकने नहीं गया। फिर आप बिहार पर गर्व करने की बात कैसे कहते हैं जब वहाँ गरीबी है, लोगों का जीवन स्तर नीचे है, उसे उठाने की कोई प्लानिंग नहीं है, कोशिश नहीं है, सोच नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं, तो फिर किस बात का गर्व? मैं इस बात इतिहास का गर्व है, आज के डेट पर गर्व नहीं। डॉक्टर साहब, इतिहास तो बीत गया ना, इतिहास तो हो गया। इतिहास को लाया जा सकता है, इतिहास बदलता रहता है, इतिहास समय के साथ बदलता रहता है। और इतिहास बदलने का पहला कारण है कि पब्लिक चाहती क्या है। इस किताब को लिखने का मतलब है लोगों को जागृत करना कि हम गरीब हैं। अभी तो बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम गरीब हैं। हम गरीब हैं तब न सोचेंगे गरीब क्यों हैं। अभी लोग संतोषम परम सुखम के चक्कर में जितना है उतना बहुत है, इसी में सुख करो। नहीं, बिहार के लोग, जैसे आप बिहार से थे, मतलब मैं कहूँगा कि हैं भी, बिहार में जन्म लेने के बाद वो तो हमेशा बिहार के ही होंगे जी। लेकिन आप बिहार से बाहर निकले, आपने जो दिल्ली और देश के अन्य भागों में अपनी सेवाएं दी और वहाँ का रहन सहन देखा, वहाँ के लोगों का सुख देखा, तो उसे बिहार तक पहुँचाया होगा, लोगों को बताया होगा, तो फिर भी उनकी इच्छा जो है ये इस बात की नहीं हुई कि हम अपना जीवन स्तर बढ़ाएं और बढ़ाने के लिए जो है हम अच्छा पैसा कमाएं और वो पैसा जो है वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के उत्थान में लगाएं। ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मेरे कहने से हम नहीं समझते हैं समस्या का समाधान होने वाला है। ये समस्या का समाधान तो पॉलिटिक्स कर सकती है, जिसके पास पावर है या जो पब्लिक को कन्विंस कर सकती है। पहले तो पब्लिक को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई जो स्थिति आपकी है उसमें बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन उनको पहले, उससे पहले पब्लिक को डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, मेरी सुधार करो। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप मेरे चैप्टर 4 में मैंने दिया है कि लाइफ स्टॉक की फार्मिंग करो। कोई ज़मीन कम है, खेत तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, उस ज़मीन को आप इस्तेमाल करो। यदि आप गाय बैल पालते हो, भैंस पालते हो, उसके दूध से इनकम से तो आप अपना इनकम बढ़ा सकते हो। बड़ा आश्चर्य लगा, आप ये टेबल देखेंगे तो मैंने इसमें किताब में दिया है टेबल। लेकिन जानवर पालने से वो पहले तो उन जानवरों की ज़रूरत होगी ना, गाय भैंस हमारे पास हम खरीद सकें, अपने पास रख सकें, उनके दाने पानी का इंतज़ाम हम कर सकें। तो वो गाय भैंस खरीदने के लिए या मुर्गी पालन के लिए या मत्स्य पालन के लिए
पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि मैंने हरियाणा में देखा, हरियाणा में पर कैपिटा पर डे 1200 ग्राम दूध का उत्पादन होता है। बिहार में पर कैपिटा पर डे 277 ग्राम दूध का उत्पादन होता है। 277 ग्राम बच्चों को दूध पीने के लिए काफ़ी है, लोग इससे ज़्यादा नहीं चाहते। तो हम समझते हैं हरियाणा में भी यही है, बच्चे 270 नहीं 370 ले लेंगे, उससे ज़्यादा हर आदमी तो दूध पीता नहीं है, एडल्ट आदमी तो दूध पीता नहीं, हरियाणा में भी नहीं पीता। तो सवाल उठता है कि यदि हरियाणा का बिहार से 5 गुना ज़्यादा है, क्यों? सवाल ये है कि बिहार से 5 गुना ज़्यादा है तो मतलब वहाँ भैंस ज़्यादा है। लेकिन अभी इसी टेबल में आप देखेंगे कि हमने निकाला है कि कितना कैटल बिहार में है एंड कितना कैटल हरियाणा में है पर 1000 पॉपुलेशन। तो बिहार में ज़्यादा है हरियाणा से, कैटल ज़्यादा है, दूध कम है, इसलिए कि बैल ज़्यादा है, गाय कम है। और बैल ज़्यादा इसलिए कि खेत में काम करने के लिए बैल की ज़रूरत है, वो मैकेनाइजेशन नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी बात से ऐसा लगता है कि जो गरीबी की समस्या बिहार पे है, बिहार में जो गरीबी की चादर चढ़ी हुई है, उसे वहाँ से हटाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, और बिहार जो है गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए ग्रस्त रहेगा, क्योंकि आप कोई रास्ता तो बता नहीं रहे। आप तो कह रहे हैं कि जनता संतुष्ट है। आपका कहना सही है श्रीकांत जी। मैं इस किताब में समस्या पर डील कर रहा हूँ, समाधान के लिए मेरी दूसरी किताब आएगी जिसमें हमने बताने की कोशिश करूँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। इस किताब में मैं समस्या पर सारे पब्लिक को एक लेवल पर लाना चाहता हूँ कि पहले पब्लिक मान तो ले कि ये समस्या है। दर्शक, इसका मतलब ये हुआ कि अभी इंतज़ार करें आपकी दूसरी पुस्तक के आने का, जिसमें आपने इन समस्याओं का, जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है बिहार गरीबी संघर्ष समस्या पुस्तक में, और समाधान जो है उस पुस्तक में आपने दिए हैं। जी हाँ, अब उसी की पुस्तक की मैं बात करता हूँ। जो टॉपिक है बिहार में, सबसे बड़ा टॉपिक बाढ़ है, फ्लड है। फ्लड समस्या है, समाधान भी फ्लड में ही है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड क्या लेके आता है? फ्लड पानी लेके आता है, वो पानी इरिगेशन में ज़रूरत है। लेकिन पानी तो जो है उस धरती पर ही तो आएगा ना जिसमें फ्लड आया है। हाँ। जब वो ज़मीन खाली नहीं है, उस पर पानी है, तो उस पानी का क्या करेंगे जिसमें लोग डूब रहे हैं, और पानी जो है वो सारे शहर को, सारे गाँवों को ख़राब कर रहा है और अपने अंदर समा कर ले रहा है। श्रीकांत जी, बड़ी छोटी सी समस्या है पानी। पानी समस्या नहीं है, पानी समाधान है। कैसे देखते हैं आप उसको? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बिहार में फ्लड तो हर साल आता, सुना है आपने, और ये पानी बिहार से होके बंगाल होकर के बंगाल में जाता है। बंगाल में फ्लड सुना है? पानी तो वो बंगाल होके जा रहा है, बंगाल में तो फ्लड नहीं सुना, आदमी को मरते नहीं सुना। बिहार में कौन सा साल है जिस दिन कम से कम 1000 आदमी नहीं मरते हैं फ्लड में? क्योंकि क्या होता है कि उस बंगाल में पानी जब जाता है तो उस पानी को वो लोग रोक लेते हैं, रोक करके एग्रीकल्चर में बाद में इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं। बिहार में एक न्यूज़ मैंने देखा था कि 70% ऑफ द वाटर बॉडी हैज़ बिन इवोपरेटेड। लोगों ने चोरी कर लिया। पोखरे जो थे जिसमें पानी आकर के रुक जाता था, बाद में पोखर, हाँ पोखर, वो गायब हो गए। तालाब मतलब, हाँ तालाब जो है वो गायब हो गए 50 साल में। सरकार चलती रही, पोखरे, सरकारी पोखरे जो हैं वो पब्लिक के जो पोखरे हैं वो गायब हो रहे हैं। कैसे? ये तो सरकार बताए, लेकिन कैसे तो सिंपल है, पोखरा को कौन खा जाएगा? कहीं गया तो नहीं, वो अभी भी पता कर सकते हैं कि पोखरा को कब्जा करके उस पर घर किसने बना लिया। मतलब ये कि अनधिकृत कब्जों से वो पोखर गायब हो गए। हाँ,
और पानी जो है वो पूरे गांव को वो तो बहा हर ले साल गया। ले गया। पानी आप स्टोर नहीं कर रहे हैं भाई। बाढ़ 3 चीज लाती है, पानी लाती है, मिट्टी लाती है, बालू लाती है। बालू जो लाए, इतनी बालू, ये जो चारों तरफ ग्लास है, आप चारों तरफ देख रहे हैं ग्लास ही ग्लास है, ये ग्लास तो बालू से बनती है। बालू बनाने के कोई ग्लास बनाने की कोई फैक्ट्री बिहार में है? बालू सबसे ज़्यादा है। मिट्टी बहुत ज़्यादा है। मिट्टी, ये जो आपका सिरामिक टाइल्स देख रहे हैं जो मार्बल की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तो सब मिट्टी से बनता है। पूरा चाइना मिट्टी पर है। चाइना क्ले फेमस है दुनिया की हर चीज़ को। सबसे ज़्यादा मिट्टी के चाइना क्ले के जो बर्तन के कॉस्ट हैं वो चाइना के हैं। चाइना मिट्टी से ही रिचेस्ट बन गया। हमारे पास मिट्टी बाहर से आ रही है, नेपाल से, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंतज़ार करेंगे आपकी दूसरी पुस्तक का, जिसमें आपने इन समस्याओं के समाधान दिए हैं। धन्यवाद। मैं दर्शकों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा, यदि आपने बिहार सैन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। आपके कोई कमेंट्स हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मैं कमेंट के लिए सब दर्शकों का रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि इस कमेंट के हमारा इंतज़ार है और उस कमेंट से समाधान ढूंढने में ज़्यादा आसानी होगी हमें। डॉक्टर साहब, हमारे जो दर्शक हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, विचारक भी हैं। समस्याओं के समाधान वो खुद भी खोजते हैं, समस्याओं को आइडेंटिफाई भी करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके कमेंट्स हमें मिलेंगे और उनका उपयोग हम करेंगे। अगले कार्यक्रमों में उनके कमेंट्स हम दर्शकों को बताएंगे, जिससे कि उन पर योजना बनाकर काम किया जा सके। धन्यवाद।